हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। सेकेंड ईयर का टॉपिक इम्यूनोलॉजी चल रहा है हमारे। आज हम कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए पहले किसी पशु के शरीर में मरे हुए या कम क्रियाशील रोगाणु को प्रवेश कराया जाता है, जिससे इनके शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण प्रारंभ हो जाए। ऐसे प्रतिरक्षी के निर्माण में समय लगता है। कुछ समय के बाद में उसका रक्त प्राप्त करके उसके सीरम को अलग किया जाता है और सीरम में एंटीबॉडीज़ उपस्थित होते हैं। यह सीरम मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराकर कुछ समय के लिए निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा की क्षमता प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से जो इसका जैसे कि उदाहरण यदि हम दें तो टीटनस रोग के लिए एंटी टीटनस सीरम जो है घोड़े के शरीर में तैयार किया जाता है। सेकंड है प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत प्रतिरक्षी माता के शरीर से उसके गर्भाशय में विकास कर रहे शिशु के शरीर में स्थानांतरित होती है। इस प्रकार माता से प्राप्त प्रतिरक्षी से शिशु में प्रतिरोध उत्पन्न होता है और अधिकांशतः प्रतिरक्षी का माता से शिशु में स्थानांतरण प्लेसेंटा के द्वारा होता है, लेकिन कुछ में यह कोलेस्ट्रम के साथ भी होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की जो है प्रतिरक्षा पाई जाती है, उपार्जित प्रतिरक्षा पाई जाती है। पहले है ह्यूमरल प्रतिरक्षा या बी कोशिका प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर में एंटीबॉडीज विकसित होते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में मुख्यतया बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दूसरी जो है वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या टी सेल इम्यूनिटी। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में काफ़ी संख्या में टी लिम्फोसाइट सक्रिय होकर रोग जनकों को जो है नष्ट कर देती हैं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की जो उत्पत्ति है वो इस प्रकार होती है कि लिम्फोसाइट की उत्पत्ति भ्रूण के लाल अस्थि मज्जा में विशेष प्रकार की मेसोडर्मल रुधिर उत्पादक स्टेम सेल्स के द्वारा होती है। ये प्रारंभिक लिम्फोसाइट कुछ तो थाइमस ग्रंथि में चले जाते हैं और कुछ यकृत या अस्थि मज्जा में रहते हैं। यकृत या अस्थि मज्जा में जाने वाले लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट कहते हैं और ये ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। जबकि थाइमस ग्रंथि में जाने वाले जो लिम्फोसाइट हैं इनको हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं तथा ये कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा के लिए विशिष्टीकृत होती हैं। यह विभेदीकरण या विशिष्टीकरण बच्चे के जन्म के कुछ समय पहले ही प्रारंभ हो जाता है और जन्म के बाद कुछ महीनों तक जारी रहता है। विशिष्टीकृत लिम्फोसाइट इन अंगों से रक्त से मुक्त होकर शरीर में फैले लसिका अंगों तक पहुंच जाते हैं। बी लिम्फोसाइट की खोज जो है वो पक्षियों के बोर्शा ऑफ फेब्रिकस में की गई थी, फेब्रिसी प्रपुटी में की गई थी, जहाँ इनका संसाधन या प्रोसेसिंग होती है। इसलिए इन कोशिकाओं को बर्सा बी या बी लिम्फोसाइट के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार से आपके इस डायग्राम के अंदर भी इसको समझाया गया है कि अस्थि मज्जा में स्टेम सेल्स होती है, ये थाइमस में संसाधन या प्रोसेसिंग के लिए जाती है तो इसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं। इनका स्थानांतरण जो है लसिका पर्व में होता है और कई प्रकार के टी लिम्फोसाइट्स जो है कोशिका मध्यता प्रतिरक्षा जो है इसको का कार्य करती है। और वर्षा में यदि जो कि केवल पक्षियों में होता है, वर्षा में संसाधन होता है तो ये बी लिम्फोसाइट कहलाती है। लसिका पर्व में संसाधन इसके बाद होता है और प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षी मध्यस्थता या ह्यूमरल प्रतिरक्षा ये कहलाती है। इसी प्रकार से ये ह्यूमरल प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी मध्यस्थता प्रतिरक्षा या बी कोशिका प्रतिरक्षा इस प्रकार है कि
इस प्रकार की प्रतिरक्षा में विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारी विषाणुओं, जीवाणुओं एवं विष पदार्थों को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की लिम्फोसाइट्स निर्धारित हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को जो है ग्लिक और चैंग ने प्रेक्षित किया था। किसी एक प्रकार की लिम्फोसाइट किसी विशेष प्रकार के आक्रमणकारी जीव या पदार्थ को नष्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार की ग्लोबुलिन प्रोटीन को संश्लेषित कर मुक्त करती है। ये प्रोटीन रुधिर, लसिका और उत्तक द्रव्य द्वारा संचरित होकर आक्रमणकारी विषाणुओं, जीवाणुओं और विष पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करती है। ऐसी प्रोटीन्स को प्रतिरक्षी या प्रतिविष या गामा ग्लोबुलिन कहते हैं। ह्यूमोरल प्रतिरक्षा की क्रियाविधि इस प्रकार है कि ह्यूमोरल प्रतिरक्षा में प्रमुख रूप से बी लिम्फोसाइट मुख्य भूमिका निभाती है, परंतु इसके साथ टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज कोशिकाएं भी इस प्रकार की प्रतिरक्षा में आवश्यक होती हैं। किसी विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए प्रयुक्त बी लिम्फोसाइट समर्थ बी लिम्फोसाइट कहलाती है या कॉम्पिटेंट बी लिम्फोसाइट कहलाती है। रोगजनक के शरीर में प्रवेश करने पर रोगजनक को वृहत भक्षकाणु फेगोसाइटोसिस द्वारा अंतर्ग्रहित कर लेती है और वृहत भक्षकाणु रोगजनक का अर्धपाचन कर देती है तथा इनसे एंटीजन को सीधे समर्थ बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को स्थानांतरित कर देती है जो लसिका पर्व में पाए जाते हैं। एंटीजन समर्थ बी लिम्फोसाइट का सक्रियण करते हैं। बी लिम्फोसाइट के सक्रियण में सहायक टी लिम्फोसाइट भी सहायक होती है। सहायक टी कोशिकाएं लिम्फोकाइन नामक एक विशिष्ट पदार्थ का स्रावन करती है जो बी लिम्फोसाइट के सक्रियण के लिए उत्तरदायी होता है। वृहत भक्षकाणु जो है ये भी एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित करते हैं, इसे इंटरल्यूकिन कहते हैं। यह पदार्थ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को सक्रिय बनाता है। सक्रिय एवं समर्थ बी लिम्फोसाइट में वृद्धि होती है। इसके बाद यह कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा बार बार विभाजित होकर होती है। इनमें से कुछ बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा कोशिकाओं में विभेदित हो जाते हैं और प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। कुछ सक्रिय बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है और मेमोरी सेल में रूपांतरित हो जाती है। कुछ समय बाद अगर संक्रमण होता है तो मेमोरी सेल एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सक्षम होती है। प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया कर इनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया से या तो रोगजनक निष्क्रिय हो जाता है या रोगजनक द्वारा स्रावित विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है या यह प्रतिक्रिया वृहत भक्षकाणु व न्यूट्रोफिल को सक्रिय कर देती है जो फेगोसाइटोसिस द्वारा इनको अंतर्ग्रहित कर समाप्त करने का कार्य करती है या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के माध्यम से रोगजनक को समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से यह क्रिया जो है वो कंप्लीट होती है जिसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि इसमें आपके आउटलाइन डायग्राम में दिखाया गया है कि रोगजनक के एंटीजन एवं सहायक टी लिम्फोसाइट द्वारा एक समर्थ टी लिम्फोसाइट का सक्रियण होता है। जैसे ही रोगजनक प्रवेश करेगा वैसे ही टी लिम्फोसाइट सक्रिय होगी। सक्रिय टी लिम्फोसाइट के परिमाण में वृद्धि होगी। फिर इन टी लिम्फोसाइट में माइटोसिस के द्वारा जो है इनकी संख्या में वृद्धि होगी। फिर टी लिम्फोसाइट का एक पुंजन होगा और दो भागों में ये आगे कार्य करेगी कि कुछ टी लिम्फोसाइट का कोशिका विष टी लिम्फोसाइट या सहायक टी लिम्फोसाइट में बदल जाएगा और कुछ टी लिम्फोसाइट जो है वो मेमोरी सेल में रूपांतरित हो जाएगी। मेमोरी सेल की जो टी लिम्फोसाइट है ये लिम्फ नोड में ही रहती है और अन्य किसी समय रोगजनक के पुनः आक्रमण के समय जो है ये स्मृति कोशिकाएं या मेमोरी सेल जो है एंटीबॉडी के लिए प्रतिरक्षा के लिए सक्रिय हो जाती है। इसी प्रकार जो दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं जिनको हम सहायक टी लिम्फोसाइट या हेल्पर टी लिम्फोसाइट कहते हैं, ये टी लिम्फोसाइट लसिका पर्व से संक्रमण स्थान पर स्थानांतरित करती है। स्थानांतरण करने के बाद में ये कोशिका विष टी लिम्फोसाइट के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ये कोशिका विष जो है रोगजनक का नाश कर देता है। इस प्रकार से यह रोगजनक के शरीर में प्रवेश से लेकर
जो है कोशिका मध्यस्थता की क्रियाविधि को प्रदर्शित करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।